सुबह के 6 बजे जैसे ही लाजवंती की आंख खुली, उसने बेटा बहू के कमरे से शोर सुना तो वो उठकर बैठ गई। लाजवंती की पोती रिया भी डर कर उठ गई। दादी, पापा मम्मी आज फिर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं रिया बेटा, वो लड़ाई नहीं कर रहे, वो तो बस ऐसे ही कोई बात कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, तुम्हारी स्कूल बस आने वाली होगी। दादी, आज संडे है, आप फिर भूल गए। रात को आपने ही तो मुझे बोला था कि आप मुझे पार्क में झूले झुलाने ले जाओगे। ओहो सॉरी गुड़िया रानी। ठीक है, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्क में झूले झुलाने ले जाऊंगी। आनंद और अलका के बीच अक्सर ही छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। कभी घर के काम को लेकर, कभी पैसे को लेकर, तो कभी किसी मामूली सी बात पर भी दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता था। अभी भी दोनों का झगड़ा चल रहा था। हार कर लाजवंती उनके कमरे में गई। अलका, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देना। मुझे जल्दी उठना था, मुझे आज 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना था। और तो और तुमने ये देखो, मेरी शर्ट तक ठीक से प्रेस नहीं की। मुझे जल्दी जाना है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, समझी? तुमसे कोई काम कह दूं तो तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। तुम खुद भी तो अलार्म लगा सकते थे, और मैंने शर्ट ठीक से प्रेस की थी। शायद तुमने खुद ही उसे ठीक से नहीं रखा होगा। तुम हमेशा मुझे ही दोष देती हो, कभी अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेती। और तुम हमेशा मुझे ताने मारते रहते हो। क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? आनंद और अलका के बीच बहस छिड़ती जा रही थी। दोनों अपनी अपनी बातें कहते रहे और आवाजें ऊंची होने लगी। रिया बाहर खड़ी सहम रही थी। आनंद, अलका, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। माँ, तुम बीच में मत आओ, ये हमारा मामला है। हाँ माँ जी, हम इसे खुद सुलझा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप तो वैसे भी अपने बेटे की तरफदारी करोगी, इसलिए आप बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा। लाजवंती चुपचाप कमरे से बाहर आ गई और रिया को घुमाने के लिए पार्क ले गई। ये झगड़ा उनके घर में रोजमर्रा की बात हो गई थी। रिया अपने मम्मी पापा के झगड़े से बहुत प्रभावित हो रही थी। उसकी मासूमियत पर इन झगड़ों का गहरा असर पड़ रहा था। दादी, मम्मी पापा आपस में हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं? मुझे उनकी लड़ाई देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं समझ सकती हूँ बिटिया रानी, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आनंद और अलका के झगड़े रोजाना बढ़ते ही जा रहे थे। इसी चक्कर में अलका ने रिया पर भी ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन स्कूल में रिया की टीचर ने नोटिस किया कि वो उदास और चुप चुप रहती है। टीचर ने रिया से बात करने की कोशिश की। रिया बेटा, तुम आजकल उदास क्यों रहती हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो बेटा। मैम, मेरे घर पर मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। ओह, तो ये बात है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके मॉम डैड से बात करूंगी। प्लीज आप टेंशन मत लो, आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं ना? रिया की क्लास टीचर पूनम बहुत ही समझदार थी। पूनम ने रिया को समझाया और उसे हिम्मत दी, लेकिन इस बात ने टीचर को भी चिंतित कर दिया। उसने तय किया कि वो रिया के माता पिता से बात करेंगी। टीचर ने अलका के मोबाइल पर फोन मिलाया, पर अलका ने कॉल पिक नहीं किया। फिर रिया ने अपनी दादी का नंबर दिया। तब टीचर ने लाजवंती को रिया की परेशानी बताई। जी, रिया बहुत उदास है और वो घर के माहौल से बहुत परेशान है। प्लीज आप उसके पेरेंट्स से बात कीजिए। आनंद जी और अलका जी को समझाइए कि उनकी लड़ाई का असर रिया पर हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये परेशानियां और बढ़ जाएं और रिया के फ्यूचर पर इसका प्रभाव पड़े। आप प्लीज उनसे इस बारे में जल्दी बात कीजिएगा। जी मैडम जी, मैं आज ही अपने बेटा बहू से इस बारे में बात करती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सब बताने के लिए। टीचर की बात सुनकर लाजवंती भी परेशान हो गई और उसने शाम के समय सारी बात आनंद और अलका को बताई। देखो, ये मैं सिर्फ अकेले से बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम दोनों से कह रही हूँ। अब तुम दोनों ये मत कहना कि मैं बीच में ना बोलूं। मैं बीच में बोलूंगी क्योंकि सवाल मेरी पोती का है। तुम्हारे झगड़े का असर रिया पर पड़ रहा है। वो स्कूल में उदास रहती है और उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों के झगड़े का असर उस पर बहुत गहरा पड़ गया तो उसका सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। मैं अपनी फूल सी बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मेरी रिया की मासूमियत मैं तुम दोनों के झगड़े के कारण छीनने नहीं दूंगी। आज मैं बीच में बोलूंगी, तुम दोनों को अपनी ये लड़ाई खत्म करनी होगी, वरना मैं अपनी पोती को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तभी रिया भी आ जाती है और अपनी दादी के पीछे छुप जाती है। रिया बेटा, यहाँ आओ, हमारे पास आओ। देखो, डरो नहीं, पापा मम्मी अब बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं, अब हम दोस्त बन गए हैं। क्यों अलका? हाँ, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे रिया बेटा, हम दोनों तो ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। देखो, हम फिर से दोस्त बन गए। हम प्रॉमिस करते हैं रिया बेटा, अब तुम्हारे पापा और मेरे बीच कभी लड़ाई नहीं होगी। प्रॉमिस। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, मैं अब तुम्हारी मम्मी से कभी नहीं लड़ूंगा। आनंद और अलका ने समय रहते बात को संभाल लिया।
घर का माहौल धीरे धीरे सुधरने लगा और रिया भी खुश रहने लगी। माँ जी, अगर आज आप ना होते तो शायद मैं और आनंद तो अक्सर लड़ते ही रहते। आज पता चला कि बड़ों का साथ कितना जरूरी है। बड़े ही हैं जो रिश्तों को संभाले रखने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू माँ जी। थैंक यू माँ, आज आपकी वजह से ही हमारी रिया फिर से खुश है। जीते रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। पता है, रिया की टीचर का भी फोन आया था। वो बता रही थी कि रिया अब स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान देती है और खुश भी रहती है। थोड़ी सी समझदारी से सब कुछ ठीक हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पारिवारिक झगड़े का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें अपने बच्चों की खुशी और सुरक्षा के लिए अपने रिश्तों को समझदारी और प्यार से संभालना चाहिए। समस्याओं का मिलकर समाधान करना ही सही रास्ता है। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे, आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे, तू इसका कौन है, जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मारपीट कर वहां से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी, बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ, पानी पीना है। तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो प्रभु। भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना।
तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहाँ घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहाँ देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी 5 बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी 5 बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहाँ की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी। मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थी। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थी। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थी। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं।